नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्ते अंजू। सर, केजरीवाल जी सबसे ये पूछते फिर रहे हैं, जो पार्टियां उनके खिलाफ इस वक्त चुनावी दंगल में उनके सामने हैं, कि उन्होंने अभी तक अपने सीएम चेहरे का नाम उजागर नहीं किया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को क्या खुद ये नहीं बताना चाहिए कि क्या वो सच में आम आदमी पार्टी की तरफ से इस बार के 2025 के विधानसभा चुनाव में सीएम का चेहरा है भी या नहीं? बहुत स्टिक क्वेश्चन है आपका। उसके अलावा जब यहाँ पे जैसे हम लोग दिल्ली में कैंपेनिंग करते हैं तो कुछ ऑटोज पे भ्रष्ट केजरीवाल ने ये लिखवाया हुआ है कि फिर लाएंगे केजरीवाल। हम्म। केजरीवाल तो फिर आ ही नहीं सकते एज ए सीएम। ये कानूनी दृष्टिकोण से समझने की अत्यंत आवश्यकता है और जनता को ये समझना चाहिए कि आम आदमी पार्टी का अगला मुख्यमंत्री अगर ये सरकार बना पाती है, जिसकी कोई संभावना नहीं है, लेकिन यदि ये आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट वापस आती भी है तो भी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। ये कानूनी तौर पे अत्यंत आवश्यक है समझना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त जो वर्तमान में जो केजरीवाल आप देखते हैं वो जेल से बाहर आए हुआ एक एक्यूज्ड है, आरोपी व्यक्ति है। जो जो आप फ्लैश मसल मास में देखते हैं वो वास्तव में एक तिहाड़ जेल का एक व्यक्ति है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बेल पे भेजा हुआ है बाहर। नंबर वन, जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको शराब घोटाले के आरोप में बेल दी तो उन्होंने कहा कि आप मुख्यमंत्री के रूप में फाइलें साइन नहीं कर सकते, आप मुख्यमंत्री ऑफिस भी नहीं जा सकते। तो ये इतनी बड़ी पाबंदियां थी कि इनको ये समझ आ गया कि ये सीएम कंटिन्यू कर ही नहीं सकते, इसलिए इनको बड़ी मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ा। और मजबूरी में इन्होंने डमी सीएम के लिए एक महिला को बैठा दिया, जिन्होंने पैरेलल में एक चेयर सामने रख दी साथ में, और अपने आप को इस प्रकार से जानबूझ के पोर्ट्रे किया कि मैं तो उनके पांव छूए जाके। आतिशी अरविंद केजरीवाल के पांव छूना, ये हम, जबकि ये सब लोग तो व्यवस्था परिवर्तन करने आए थे और फिर खाली कुर्सी रखना, तो ये लेम डक सीएम है, मुख्यमंत्री ये फिर से बन नहीं सकते। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली की जनता को ये समझना होगा, समझ आ भी चुका है कि ये व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। तो ये टोटल गुमराह करने वाली पॉलिसी है अरविंद केजरीवाल की। जो पॉलिटिक्स है, जो उनके डीएनए में है, वो ये है कि झूठ झूठ झूठ, और इतना बोलो कि वो सत्य प्रतीत होने लग जाए। खोखले वादे और फेक सर्वे और फेक बातें। दिस इज अरविंद केजरीवाल फॉर यू। पर सर, अरविंद केजरीवाल ने तो खुद एक कार्यक्रम के दौरान एक इंटरव्यू में कह दिया कि आतिशी मार्लेना तो काम चलाओ सीएम है। और फिर उसके बाद राइट। एलजी महोदय ने चिट्ठी भी लिखी। मतलब संविधानिक तरीके से सर शपथ लेकर वो सीएम बनती हैं, और अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि काम चलाऊं है, असली सीएम तो मैं ही हूं ना। फिर तो इसका मतलब ये है कि उनको बड़ी अंदर से बौखलाहट हो रही कि कब मैं सीएम की कुर्सी पर बैठूं। एग्जैक्टली अरविंद केजरीवाल की पूरी जो हिस्ट्री है उसमें ये समझ आ जाता है कि ये बड़े संकीर्ण मन के और सोच के व्यक्ति हैं, क्योंकि इन्होंने ध्यान, इस बात को ध्यान दिया जाए कि अरविंद केजरीवाल के पे जो सबसे बड़ा धब्बा है, पॉलिटिक्स में काफी लोग आते हैं जो मतलब कहते क्या है करते क्या है, लेकिन ये एक ऐसी व्यवस्था की इन्होंने हत्या की, एक ऐसे आंदोलन की हत्या की जिसकी वजह से आने वाली सदियां इनको माफ नहीं करने वाली। इन्होंने एक आंदोलन में इस किस्म की बातें कही कि हम व्यवस्था परिवर्तन लेके आएंगे, भ्रष्टाचार से लड़ेंगे, मैं चप्पल पहनूंगा सिर्फ, मैं अच्छे शूज भी नहीं पहनूंगा, शर्ट नीली सी शर्ट पहन के घूमते थे। उस प्रकार, उसके बाद जिस प्रकार से इन्होंने सिद्धांतों के साथ और आंदोलन की आत्मा के साथ खिलवाड़ किया, उसके लिए ये बेसिकली ये हिस्ट्री में इसी किस्म से जाने जाएंगे। अब उसके बाद ये इनको, इनकी संकीर्णता की वजह से व्यवस्था परिवर्तन वाला जो सपना था वो बिखर गया, क्योंकि किसी को आने नहीं देना चाहते थे। ये स्वयं मुख्यमंत्री बन के बैठ गए और अपनी कोटरी सी बना ली 3-4 लोगों की, जिसमें सब इस किस्म के लोग थे जो किसी किस्म से भी, अंजू जी, अधिनायक नहीं हो सकते थे एक बहुत बड़ी क्रांति के। संजय सिंह जैसे, मनीष सिसोदिया, एवरेज आईक्यू वाला व्यक्ति, ठीक है, जो ठीक लोग थे उनको हटाते गए या उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए, उनको आगे कोई स्कोप नहीं दिखा। तो ऐसी हालत में स्वयं सोचने वाली बात है
कि ये जो इनका कहना, जो जिस किस्म की बातें बोलते हैं कि वो लेम डक है, तो ये परेशान है। ये तो भगवंत मान को भी हटाने के चक्कर में थे, लेकिन इनको पता है कि भगवंत मान को हटा के यदि खुद वो आते हैं, कोशिश हम्म। करते भी हैं पंजाब का मुख्यमंत्री बनने की, तो पंजाब में एक तो स्वीकार नहीं किया जाएंगे, क्योंकि पंजाब में टिपिकली एक सिख चेहरा ही मुख्यमंत्री बनता है। हम्म। दूसरा, इनका कोई पंजाब और पंजाबियत से कोई लेना देना नहीं, इन्होंने पंजाब के विकास के लिए कोई ऐसी इनके पास कोई विजन नहीं थी। तो कुल मिला के ही वॉज ए टोटल फ्लॉप। यदि इनका बस चलता तो ये पंजाब में मुख्यमंत्री बनने की कोशिश भी करते, और इवन पंजाब को तोड़ के खालिस्तानी समर्थकों के समर्थन से ये तो पंजाब को देश से अलग करने की फिराक में थे। इस लेवल तक इनकी नीचे नीचे की सोच है। सर, इन्होंने चलिए खुद तो नहीं बैठे पंजाब के सीएम की कुर्सी पर, लेकिन वो विभव कुमार को तो भेज ही दिया है। खबरें तो इस तरह की भी आ रही कि बहुत पैसा आ रहा है हरियाणा और राजस्थान के रास्ते दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, और सब जानते हैं कि वहां पर वो विजय, उसको भी क्यों भेजा गया है और विभव को भी क्यों भेजा गया है। पैसा ही तो चाहिए ना वहां से। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, क्योंकि पिछले 2 महीने थे जिस प्रकार से पंजाब में इन्होंने वहां पे अ, अपना दिल्ली के दरबार को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया, वहां जाके लोग भेजे अपने, उठापटक करवाई। भगवंत मान क्योंकि इतना हिम्मत नहीं थी कि वो खड़े हो पाते इनके सामने, जबकि मुझे लगता नहीं ऐसी कोई बात थी, इनको खड़े होना चाहिए था। भगवंत मान एक पंजाब सूबे में क्लियर कट मेजोरिटी के साथ मुख्यमंत्री है, लेकिन उनके अपने आंतरिक जो भी कारण होंगे उसकी वजह से वो दब गए। अब उन्होंने दिल्ली के दरबार को, केजरीवाल कल्चर को वहां पूरा जाने दिया, वहां पे उनको समाहित होने दिया, और उसका परिणाम ये निकला कि भगवंत मान के खुद के कई स्पेशल जो उनके सलाहकार थे या कॉन्फिडेंशियल लोग थे, उनको हटा दिया गया, और विभव ने जाके वहां पे कब्जा जमा लिया। ये वही विभव कुमार है, आपके दर्शकों की के ध्यान के लिए, जिन्होंने स्वाति मालीवाल के साथ खिलवाड़ किया, उनके साथ वायलेंस की, मार पिटाई का मामले में थे। और विभव कुमार वो वही व्यक्ति हैं जो पिछले शुरुआती दिनों में केजरीवाल के साथ थे, एवं जो भी उनके अंदर के भेद हैं वो जानते हैं, और जो भी उनके काले धंधे हैं उसको क्रियान्वित करने में विभव कुमार जैसे व्यक्ति आगे आते हैं, और ये अपनी इमेज पीछे रखते हैं। सर, अरविंद केजरीवाल ने डर के मारे सिसोदिया को तो भेज दिया जंगपुरा, उनकी सीट पे तो अब वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, भाग गए एक तरह से सिसोदिया अपनी सीट छोड़कर। जी लेकिन खुद जी। वो ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो चुनाव से पहले ही समझ में आ जाता कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी हार मान ली है। अब नई दिल्ली कंस्टिट्यूएंसी से आप भी चुनाव लड़ रहे हैं उनके खिलाफ, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल 2 जगह से भी चुनाव लड़ सकते हैं? क्योंकि इस वक्त तो बहुत बौखलाए घूम रहे हैं हर तरह से, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आप हो, उनको चौतरफा घेरा जा चुका है उनकी सीट पर। नई दिल्ली विधानसभा की काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और ये इसलिए भी बताना आवश्यक हो जाता है कि नई दिल्ली विधानसभा में पिछले 10 सालों से ये यहाँ के वर्तमान विधायक है। हम्म। नई दिल्ली विधानसभा से शीला दीक्षित को इन्होंने डिफीट किया था। तब वो एक आंदोलन की बैकिंग थी, जिसमें आप जैसे, हमारे जैसे दुनिया भर के लोगों ने आंदोलन के नाम पे सपोर्ट किया। लेकिन ये पिछले 10 सालों में इन्होंने ना तो यहाँ काम किया, ना अपने क्षेत्र का दौरा किया। इस वक्त जहाँ से बैठ के मैं बोर्ड इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहा हूँ, ये नई दिल्ली विधानसभा में ही आता है। कार्यालय से मैं भारतीय लिबरल पार्टी के कार्यालय से बोल रहा हूँ। अब इसमें ये देखिए अंजू जी कि पिछले 10 सालों में इस विधायक ने, केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया। आप किसी भी इलाके में जाइए, अभी शाम को भी एक धोबी घाट पे हमारी सभा थी भारतीय लिबरल पार्टी की, उसमें आप ये देखिए कुछ कुर्सियां हैं 10-5, उस पे ये लिखा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल के एमएलए निधि कोष से, बस जो यही किया। एमएलए लेड फंड। दूसरे, आप क्लस्टर्ड एरियाज में जाएंगे तो वहां पे आपको बेंच पे लिखा मिलेगा, उसके अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। लोग जब रोजगार मांगते हैं, इन्होंने कोई उस पर समाधान नहीं दिया। क्योंकि नई दिल्ली विधानसभा थोड़ी अनूठी इसलिए है कि यहाँ पे जो सिविक एम्यूनिटीज का काम है, सफाई का काम एनडीएमसी संभालती है, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आती है। तो एमएलए का तो यहाँ पे ज्यादा रोल है ही नहीं, लेकिन वो लेजिस्लेटिव प्रोसेस के माध्यम से, कानून बनाने के माध्यम से, लॉ मेकिंग के हिसाब से वो दिल्ली विधानसभा में यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार बना सकते थे, स्कीमें बना सकते थे, एनडीएमसी से लड़ के वहां पे भ्रष्टाचार से लड़ सकते थे,
सफाई कर्मचारियों की हालत में सुधार ला सकते थे, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। तो नई दिल्ली की जो जनता है, खासकर माएँ बहनें, वो काफ़ी खफ़ा है इनसे, क्योंकि जब हम उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे युवा, हमारे बच्चे, ग्रेजुएट बच्चे खाली बैठे, नौकरियाँ नहीं है। तो हमने ये कहा कि रेवड़ियाँ बाँटनी बंद करें, रोज़गार पैदा करें और ठेकेदारी प्रथा खत्म करें। यहाँ पे जो एक सबसे ज्वलंत मुद्दा है, दिल्ली में भी है, पूरे दिल्ली में, लेकिन नई दिल्ली में आपको ज़्यादा समझ आएगा। ये नई दिल्ली विधानसभा आपके दर्शकों के लिए, ये लुटियन ज़ोन पूरा इसमें आता है। हुँ, मंदिर मार्ग से लेके जो वाल्मीकि बस्ती से लेके जो बड़ी हनुमान जी की मूर्ति है, हुँ, करोल बाग के बगल में, वहां से लेके ये सफदरजंग हॉस्पिटल, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट तक ये फैला हुआ है नई दिल्ली। प्रेसिडेंट स्टेट भी इसी में आता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इसमें आता है, रेस कोर्स इसमें आता है, कनॉट प्लेस इसमें आता है, जनपद इसमें आता है। इन्होंने यहाँ पे लोगों को सुविधाओं के लिए कोई काम नहीं किया। अब यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल, जबकि दिल्ली में बहुत बड़ा प्राइवेट सेक्टर भी है, लेकिन दिल्ली सरकार ने काफी जॉब्स को आउटसोर्स कर दिया। जब दिल्ली के नागरिक या दिल्ली के वोटर्स जब जॉब्स अप्लाई करते हैं प्राइवेट सेक्टर में भी, तो हुँ। क्या होता है कि उनको रिश्वत देनी पड़ती है, क्योंकि ठेकेदारी प्रथा शुरू की हुई है। एवरीथिंग हैज बीन आउटसोर्स्ड। अब आप ये देखिए कि जो खाली बैठा व्यक्ति वो सोचते चलो 50-70 हज़ार की रिश्वत दे दो, कम से कम मुझे 15-20 हज़ार की नौकरी तो मिल जाएगी। ये लेवल है यहाँ पे। और जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं यहाँ पे, जैसे दिल्ली की बात कर रहा हूँ, पूरी दिल्ली की, गेस्ट टीचर्स हो गए, परिवहन मंत्रालय में जो डिपार्टमेंट में डीटीसी के जो बस मार्शल्स हो गए, हॉस्पिटल इंडस्ट्री में आप ये देखिए जो जैसे टेम्परेरी वर्कर्स हैं या कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स हैं, उनकी सुविधाओं के लिए, उनकी सहूलियतों के लिए, उनके लिए लॉन्ग टर्म इन्होंने कोई पॉलिसी नहीं बनाई। एमसीडी और एनडीएमसी के सफाई कर्मचारी परेशान है, तो इस व्यक्ति ने कोई काम नहीं किया यहाँ पे पर सर दिल्ली क्या को। 2 जगह से चुनाव लड़ सकते हैं ये? देखिए इसमें, हाँ, तो इसका इस पूरी कहानी सुनाने का के पीछे भावना ये है कि ये बेसिकली नई दिल्ली से ही इज लूजिंग दिस सीट। हुँ, ये तो आते भी नहीं है, इनकी वाइफ और इनके बेटा और बेटी। आप ये देखिए ना, ये हाई कमांड कल्चर से खत्म करने आए थे, परिवारवाद से खत्म करने, परिवारवाद से लड़ने आए थे। अब इनकी वाइफ, इनका बेटा और इनकी बेटी दिल्ली में, यहाँ पे नई दिल्ली में आते हैं। क्यों आते हैं ये? तो इसलिए ये जानते हैं कि ये सीटें फेस नहीं कर पाएंगे। दिल्ली, नई दिल्ली विधानसभा की जनता इनसे काफी खफा है और इनको यहाँ पे अपनी हार की स्क्रिप्ट दिख चुकी है, हुँ। इसलिए सेकंड सीट पे लड़ने की सोच रहे हैं। और मुझे तो अभी भी इस बात पे कोई आश्चर्य नहीं होगा, यद्यपि इन्होंने 70 सीटों पे अपने कैंडिडेट्स अनाउंस कर दिए। हुँ। नई दिल्ली विधानसभा से अरविंद केजरीवाल ने स्वयं को कैंडिडेट घोषित कर दिया, लेकिन एन वक्त पे अपनी वाइफ को उतारने की कोशिश करेगा। या फिर खुद दूसरी सीट से भी लड़ सकते हैं किसी को बैठाकर? दैट एक्चुअली क्या कि इनके लिए ऐसी, इनके लिए आगे मौत, पीछे पीछे कुआं है इनके पास, ये खाई है। ये नई दिल्ली विधानसभा छोड़ के जाते हैं तो हमारा तो ये मानना है कि चोरों का बात, क्योंकि हम सब ने ठाना हुआ है कि चोरों के बादशाह को पकड़ेंगे। केजरीवाल जहां से चुनाव लड़ेंगे हम वहीं से चुनाव लड़ेंगे। अब चोरों का जो बादशाह है उसके लिए स्थिति बड़ी विकट पैदा हो गई है। अब वो छोड़ के जाते हैं तो रणछोड़ माने जाएंगे, हम तो कहेंगे ठीक है, दिस इज मोर देन विक्ट्री फॉर अस। अगर ये उसके साथ साथ दूसरी विधानसभा सीट जीत, मतलब कोशिश करते हैं लेने की, तो वहां भी हुँ। इनके लिए समस्या है। ये है, ये समस्या है इनके लिए। पर सर, अरविंद केजरीवाल के साथ आप शुरुआत में रहे, 2015 तक आप उनके साथ थे। आपको क्या लगता है अरविंद केजरीवाल मतलब एक बड़े राजनेता बनने आए थे, बड़ी-बड़ी बातें करते थे, ट्रांसपेरेंसी की बातें करते थे, लोकपाल की बातें करते थे, ये बदल देंगे, वो बदल देंगे। घोषणा पत्र देखिए, हर दिन 5 कॉलेज खोलने की बातें होती थी। वो सब कहाँ चले गए सर? वो कहाँ खो गए उनके वादे और वो जोश कहाँ चला गया? कहाँ उलझ कर रह गए अरविंद केजरीवाल कि आज उनकी ये गति हो रही है? सॉरी, मैं आपके शब्द जोश से सहमत नहीं हूं। ये अरविंद केजरीवाल एक मक्कार किस्म के व्यक्ति हैं जो इस तलाश में थे कि वो किसी न किसी प्रकार से आंदोलन की शय में अपना हुँ, राजनीति चमकाएंगे, राजनीतिक कैरियर शुरू करेंगे। ये, क्योंकि जो इनको शुरू से जानते हैं, हुँ, जो सुंदर नगरी में इनका एक्टिविज्म देख चुके हैं, वो सब समझ पाएंगे कि कैसे इन्होंने एक आंदोलन, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी वेब सीरीज में, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता में स्वामी अग्निवेश ने बताया
कि कैसे जब अरुणा रॉय के पास एक मसौदा था लड़ने का, जन लोकपाल बिल का, तो क्योंकि ये समहाउ गोट कनेक्टेड विद हर कि वो इस मसौदे पे जो कमेटी बनी थी उसमें अरविंद केजरीवाल समहाउ अरुणा अरुणा के रॉय के उसमें संपर्क में आए। इन्होंने उस मसौदे को चिराया और जन लोकपाल बिल के नाम पे आंदोलन शुरू किया। ये स्वामी अग्निवेश के शब्द हैं और ये आपके दर्शक ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता वेब सीरीज जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, जो मैंने 2019 में बनाई थी, उसको देख सकते हैं। उसके बाद इन्होंने आंदोलन की शय लेके अपने लिए राजनीति चमकाई, मुख्यमंत्री बने, पहली बार 28 सीटें मिली। उसके बाद कांग्रेस की सपोर्ट की, जिस कांग्रेस को हटाने आए थे उसकी शय से इन्होंने उसके सपोर्ट में इन्होंने बनाया। तो ये अपनी राजनीति चमकाने आए थे और यही कारण है कि पिछले कई सालों में जो व्यवस्था परिवर्तन की बातें बोली गई, एक एक सिद्धांत के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया, एक एक सिद्धांत के साथ। और यदि आप ऐसे इलाकों में जाएंगे जहां पे आपको लगता है शायद इनके वोटर्स बैठे हो, वो भी इनके जिस प्रकार से इनका सिद्धांतिक डाउनफॉल हुआ है, जिस प्रकार से इन्होंने अपनी राजनीति को कुकृत्य वाली राजनीति इन्होंने दिखाई है, लोग इनसे परेशान है, खफा है। इसके लिए आपको इंटेलेक्चुअल होने की आवश्यकता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने कैसे सिद्धांतों के साथ खिलवाड़ किया। एनीवन कैन अंडरस्टैंड। सर, एक तो वो इतनी जल्दी अपनी बातों से मुकर जाते हैं, और दूसरा यहाँ पर वो एक नई बात बोलते हैं और पुराना उनका एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। अरविंद केजरीवाल दरअसल मीडिया के बनाए हुए कागजी पहलवान ही थे, एक कागजी राजनेता थे, और अब मीडिया के चलते ही उनका डाउनफॉल हो रहा है। सोशल मीडिया पर आप देखिए अरविंद केजरीवाल के कितने सारे पुराने बयान इस वक्त वायरल हैं। वो तब क्या बोलते थे, अब क्या बोलते हैं। और सर, ये जो महिलाओं को 2100 रुपए चुनाव के बाद दे देंगे, कैबिनेट में पास हो गया है, बगल में आतिशी मार्लेना सीएम खड़ी हैं, अनाउंसमेंट कौन कर रहा है? अरविंद केजरीवाल। वो सिर्फ आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, उनके पास सरकारी तौर पर क्या हैसियत है ये अनाउंसमेंट करने की? कायदे से तो आतिशी को बताना चाहिए था। और फिर वो कहते हैं कि ये पास हो गया है और रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी, फिर बाद में कहा इसका आम आदमी पार्टी सरकार से कोई लेना देना नहीं है, ये तो आम आदमी पार्टी के एजेंडे में कार्यक्रम है। इसको कैसे समझा जाए सर? इतनी कंफ्यूजन क्यों पैदा कर रहे हैं वो? नहीं, कंफ्यूजन नहीं है, मक्कार लोग ऐसे करते हैं। अगर इनकी नीयत ठीक होती तो ये इसको ईमानदारी से इसको आगे बढ़ाते। इस कदम को इन्होंने आज से 6 महीने पहले अनाउंस किया था कि हम दिल्ली की महिला वोटर्स को एक अमाउंट देंगे 1000। वो भी तो असेंबली में सर, बजट के दौरान नहीं, हाँ, तो फिर इन्होंने इसको लेजिस्लेटिव प्रोसेस में कानूनी दृष्टिकोण से जो विधायक होते हैं उनका काम होता है लॉ मेकिंग, यानी कि कानून बनाना। जब इन्होंने प्रपोजल फ्लोट किया कि मैं महिलाओं को 1000 रुपीज पर मंथ दूंगा, दिल्ली की एलिजिबल वुमेन को, तो इन्होंने दिल्ली की विधानसभा में ये प्रस्ताव टेबल क्यों नहीं किया? आपको पहले टेबल करना चाहिए, तो वहां पे बिल पास होता, बिल पास होने के बाद कानून बनता है, कानून बनने के बाद जो भी कंसर्न्ड डिपार्टमेंट है वो योजना को क्रियान्वित करता है। बिल्कुल, ये समझने, ये तो बड़ी आसान बात है, कोई ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा नहीं। इन्होंने क्या किया, पिछले 6 महीनों में सिर्फ एक बात छोड़ दी, शोषा छोड़ दिया, कोई उस पर एज ए विधायक कोई स्टेप नहीं लिए। अच्छा, अब चुनाव नजदीक आ गए तो इन्होंने एक और शोषा छेड़ा कि हम तो 1000 रुपीज देंगे, लेकिन यदि आप मेरी सरकार ले आएंगे तो मैं 2100 कर दूंगा। ये तो लोगों को वोटरों को प्रलोभित करने वाली बात हो गई, आप उनको कि मतलब ट्रैप में फंसाने वाली बात हो गई। ये चैलेंज किया जाना चाहिए, इनको करना नहीं चाहिए था। लेकिन यहां भी ध्यान दीजिए कि इन्होंने कैबिनेट में, अब जब नजदीक आ गए चुनाव, तो इन्होंने इस प्रपोजल को कैबिनेट ने पास कर दिया। कई बार कैबिनेट पास कर देता है, बट कानून तो बनेगा दिल्ली विधानसभा में जाके। तो ये इन्होंने नहीं किया अभी तक। इन्होंने स्पेशल सेशन क्यों नहीं बुलाया? आपको ध्यान होगा जब हाई कोर्ट ने इनको बोला कि आपके 14 से ज्यादा सीएजी रिपोर्ट्स, कैग रिपोर्ट्स पेंडिंग है, एंड आप उसको विधानसभा में एक सेशन बुला के उस पर डिस्कशन कीजिए, तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। दिल्ली विधानसभा 1 साल में 5 बार लगनी चाहिए, मतलब असेंबल होनी चाहिए। तो पिछले 5 सालों में कम से कम ये 15-20 बार होनी चाहिए, कम से कम। पिछले 5 सालों में दिल्ली विधानसभा सिर्फ 5 बार लगी है। बजट ये शो करता है कि ये कितने डिसइंटरेस्टेड है, कितने ये लोग, मतलब इनको कोई लेना देना ही नहीं है गवर्नेंस से। दिल्ली
सबसे प्राइम एग्जांपल है कि कैसे एक मुख्यमंत्री और उसका कैबिनेट और भ्रष्ट नेता और एमएलए कैसे एक एक स्टेट का बेड़ा गर्क कर सकते हैं। दिल्ली एक प्राइम एग्जांपल है गवर्नेंस के फेलियर से। तो इन्होंने यहाँ पे बिल पास नहीं किया, लॉलीपॉप छोड़ दिया और अब फॉर्म भरवाने शुरू कर दिए। फॉर्म हुँ, तो पॉलिटिकल पार्टी भरवा ही नहीं सकती। फॉर्म तो रेलिवेंट डिपार्टमेंट एक फॉर्म निकालेगा ना कि ये हमारा पर्चा है, इसको भरिए तब हम आपको पैसा देंगे। तो पार्टी के कार्डर किस हैसियत से पास वो पर्चा भरवाने लग गया, ये भी उल्लंघन है और सारी नैतिकता का उल्लंघन है। अच्छा, फिर पंजाब का एग्जांपल देता हूं मैं। पंजाब में 2.5 साल हो गए इनको आम आदमी पार्टी को गवर्नमेंट बनाए हुए, तो वहां तो कोई पैसा नहीं दिया अभी तक। 1,000 रुपीज वहां जो देने थे, जो सरकार, जिस पार्टी की सरकार एक स्टेट में पैसा दे ही नहीं पाई 2.5 साल में, वो दिल्ली में कैसे दे देगी? और लोग क्यों विश्वास करें इस पे? तो इसलिए लोग ये समझ चुके हैं कि दिल्ली में उनका जो एक्स सीएम है वो सिर्फ खोखले बातें करता है। सर अजीब बात तो ये है कि 2000 करोड़ रुपए महिलाओं के लिए एलोकेट कर दिए गए हैं। वो जो डीटीसी के संविदा वाले ड्राइवर और कंडक्टर है, उनके लिए 222 करोड़ रुपए रख दिए गए हैं। अरे कौन से रुपए? आप अभी थोड़े दिन पहले तो आतिशी मार्लेना 10,000 करोड़ रुपए का लोन मांग रहे थे केंद्र सरकार से, और 31 साल में पहली बार दिल्ली का बजट सर घाटे में चला गया। 7,000 करोड़ का राजकोषीय घाटा हो गया। तो ये जो करोड़ों की बात करते हैं सर कि करोड़ों इधर रख दिए, करोड़ों उधर रख दिए, वो पैसा तो दिल्ली की जनता का है, एक टैक्स पेयर का पैसा है, जिसको आप इस्तेमाल करें अपनी पार्टी को चमकाने के लिए, अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए। एग्जैक्टली exactly. 32 या 33 सालों में जब से दिल्ली फिर से बनी है स्टेट, लाइक 1993 से, तो ये पहली बार हुआ है कि दिल्ली में राजकोषीय घाटा 7,000, मतलब पहली बार घाटे में गई है। जबकि हम्म, दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पे जो वित्तीय प्रबंधन है उसमें कोई किसी किस्म के गैप्स नहीं है। दिल्ली स्टेट में लोगों से पैसा सरकार की तरफ आना तो बड़ा आसान सिस्टम बने हुए, टैक्सेस का सब सिस्टम बने हुए, बड़ा एक बना बनाया सिस्टम है, जिसमें ये इन्होंने रेवड़िया बांट बांट के, प्लस इन्होंने जो इवन जो दलितों के लिए जो पैसा खर्च किया जाना चाहिए था शेड्यूल्ड कास्ट सब प्लान के तहत, वो भी खर्च हम्म, नहीं किया। अब दलित भाइयों को भी समझ आने लग गया कि इनको तो काफी बड़ा इनको विकास का काम होना चाहिए था इनके यहाँ पे। इनके बच्चे, दलित समाज के बच्चे तो इवन विदेश तक जा सकते थे अगर ये पैसा ठीक ढंग से इंप्लीमेंट होता है एजुकेशन के लिए। लेकिन वो 200 यूनिट बिजली फ्री का ऐसा इन्होंने वो रेवड़िया सी बांटी। लेकिन लोग अब समझ पा रहे हैं, इनके लोग इनको समझ गए हैं कि ये सिर्फ रेवड़िया बांट बांट के, और बहुत बड़े बड़े जो काम किए जाने थे, जो जो वास्तव में विकास के काम किए जाने चाहिए, रोजगार पैदा करना, स्कूलों की हालत अच्छी करनी, कॉलेजों की हालत अच्छी करना, या ये अस्पतालों की। प्रदूषण देख लीजिए दिल्ली में, प्रदूषण और यमुना का जो मुद्दा है उस पर कोई एक स्टेप नहीं लिया गया। यमुना पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी पैसा मिला वो सब ये मतलब खा पी गए हैं। खजाने भरते दिल्ली चले गए। गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट में जो कट और कमीशन का जाल बिछा हुआ है, बाकी देश में बाकी हिस्सों में भी करप्शन है, लेकिन दिल्ली एक प्राइम एग्जांपल है जहां पे भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आने वाले सो कॉल्ड अधिनायक इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि पूछिए मत। सर और ताज्जुब की बात ये है कि जो ये कहते थे कि अगर आप पर आरोप लगे आपको तुरंत अपना पद छोड़ देना चाहिए, जब तक क्लीन होकर आप ना आए तब तक आपको उस पद पर नहीं बैठना चाहिए क्योंकि जांच पड़ताल पर असर पड़ता है। खुद वो आज कहते जी, हैं कि हम तो जमानत पर बाहर आए हैं। हमारे तो सारे नेता उनको तो ये बड़े-बड़े शहीद बताते हैं कि वो जमानत पर बाहर आ गए हैं। एक लिस्ट लेकर चलते हैं। पर सर आजकल पूर्वांचलियों के मुद्दे पर भी बहुत कूद रहे हैं कि देखिए पूर्वांचलियों के वोट काटे जा रहे हैं। वोट तो सर जो काटे जा रहे हैं वो तो रोहिंग्या और घुसपैठियों के हैं। पोल पट्टी तो उनकी खुल रही है। लेकिन वो तो दर्द बनवाए अलग है। इन्होंने जी। वो रोहिंग्या के वोट्स तो केजरीवाल ने बनवाए थे। हुँ, अब इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में आ गया तो उन्होंने प्रोएक्टिवली इस चीज को फिक्स कर दिया। तो अब ये उन्होंने अपनी छाती पीटने बैठ गए। रोहिंग्या को बसाने में अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट, फार्मर्स प्रोटेस्ट में अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट का जो रवैया था कि इसको भड़काओ, मतलब जो भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज है उसमें इनका हाथ होता है, कहीं भी देख लीजिए। फिर भ्रष्टाचारी है, ये शराब घोटाला किया। इवन जो ये इन्होंने जो पुजारी और ग्रंथियों का जो अनाउंसमेंट किया, हुँ, हुँ, हुँ। मतलब हास्यपद लगती है कि ये कितना, मतलब किस लेवल तक झूठ बोल सकते हैं लोग। गजब के, मतलब इन्होंने इन्होंने देश के साथ प्रपंच किया है। सर
हैरानी की बात तो ये है ना कि आप मुल्ला मौलवियों को तो 10 साल से पैसा देते आ रहे थे। 8 महीने से भी उनको पैसा नहीं दिया है। आ गए थे ना उनके घर के बाहर खड़े हो गए थे वो मौलवी कि हमारा पैसा दो। उनका ख़्याल आपको पिछले 10 साल से था, लेकिन ग्रंथियों और पुजारियों का ख़्याल अभी चुनाव से पहले आया। और सर ये जो रजिस्ट्रेशन करते हैं और एक कार्ड साथ थमाते हैं, उस कार्ड को बनाने में भी तो पैसे लग रहे होंगे। वो पैसा भी तो दिल्ली की जनता का ही होगा। इस पे अपन दो टुकड़ों में बात करते हैं। पहले अपन बात करते हैं वक्फ बोर्ड एवं मौलवियों की तनख्वाह। वक्फ बोर्ड एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, हम उसके कानूनी उसमें नहीं जाएंगे कि, लेकिन वक्फ बोर्ड की जैसे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी ये लोग इतने अधार्मिक लोग हैं, अरविंद केजरीवाल और उसके जो मंत्री, कि अमानतुल्लाह खां वक्फ बोर्ड का भी पैसा खा गया। हम्म। बोला इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि एक मुस्लिम व्यक्ति जो अपने आप को मुस्लिम बोलता है, यानी कि अमानतुल्लाह खां, उसने वक्फ बोर्ड जैसे जो उसके उनके पास जो रिलीजियस पैसा आया हम्म। उसको भी वो खा गया और मौलवियों को पैसे देने से मना कर दिया। हम कई मौलवियों को जानते हैं, जब जब आप जाते हैं तो समझते हैं, समाज में बैठते हैं तो समझ आता है कि मौलवियों को पिछले 2-2 सालों से तनख्वाह नहीं मिली। अच्छा, मौलवियों या इमाम कह लीजिए, जो ये बेसिकली जो जो मौलवियों के पैसे हैं, ये कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी कोई अमाउंट नहीं थी कि जिस पे इनके पास पैसा नहीं था। यानी कि इतने ये लोग गिरे हुए लोग हैं, अरविंद केजरीवाल उसके जो मिनिस्टर्स, कि वो उसका पैसा खा गए मौलवियों का। अब बात आती है इनकी मत, तो ये जब उनको ही पैसा नहीं दे पाए पिछले 10 सालों में, तो अब ये ग्रंथी और जो पुजारियों को कैसे पुजारी। पैसा देंगे? एक अच्छा, पिछले 10 साल उन्होंने क्यों नहीं ध्यान गया उनका? मतलब अब ये हिंदू कार्ड खेलने लग गए। हम्म। हिंदू कार्ड भी खेले तो सच्चाई से खेले, ये तो फेक हिंदू कार्ड है, ये तो सूडो हिंदू कार्ड है। अगर ये हिंदुओं के हितैषी हैं तो कोई हिंदुओं का हितैषी होना कोई गलत बात नहीं है, आप बनिए हिंदुओं के हितैषी। लेकिन हनुमान मंदिर पे जाके हनुमान के सामने मत्था टेक देना और उसका तिलक लगाना, दैट इज नॉट, डजंट मीन एनीथिंग। इन्होंने पुजारियों और ग्रंथियों के, गुरुद्वारे के जो ग्रंथियों के लिए इन्होंने जो घोषणा की कि हम उनको 18,000 रुपीज पर मंथ देंगे, वो इलेक्शन से जस्ट पहले क्यों? अगर पहले वास्तव में आप में हिम्मत, पहले 10 साल का एरियर दीजिए उनको, हम्म। बैक डेट से दीजिए उनको। अच्छा, एक बात। दूसरा क्या कि मंदिरों में क्या सिस्टम है आपके पास कि कितने पुजारी हैं वहां पे? क्योंकि मंदिर में तो मल्टीपल पंडित या पुजारी हो सकते हैं, हम्म। तो आपके उसका मैकेनिज्म तो है नहीं, कोई बिल पास नहीं किया, कोई कैबिनेट अप्रूवल नहीं, बस अपने लेवल पे ऐसे हवा में उछाल दो बात, और उसके बाद अपना लोगों को बेवकूफ बनाओ। सर अरविंद केजरीवाल अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि दिल्ली की जनता उनकी हकीकत समझ गई है। इसीलिए एक के बाद एक मुफ्त की रेवड़ियां बांटने में लगे हुए हैं और अच्छे तरीके से उनकी पोल पट्टी भी खुल रही है, कब उन्होंने क्या कहा था, और चुनाव से पहले उनको सबका ख्याल आ रहा है। तो ये सारे मुद्दे ऐसे जिनके चलते अरविंद केजरीवाल को समझ में आ गया है कि आगे कुआं पीछे खाई है। लेकिन अब देखते हैं अरविंद केजरीवाल और नया कौन सा शगुफा लेकर आते हैं, क्योंकि अभी तो चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है और अरविंद केजरीवाल इतनी जल्दबाजी में लगे हुए हैं। अभी तो चुनाव का प्रचार परवान चढ़ेगा, तब देखते हैं अरविंद केजरीवाल क्या रणनीति लेकर आते हैं। लेकिन सर आपने इस विषय पर विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू अंजू जी।